हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 ईस्वी को एकदम द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप ये वीडियो 26 जनवरी 2021 शाम को 8 बजे देखेंगे। 2021 में हर साल की तरह हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, पर अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि क्या सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाने के नाम पर हमें अपने ऑफिसों में, अपने कॉलेजों में, अपने स्कूलों में या सरकारी कार्यालयों में या लाल किले की प्राचीर से अपने देश का तिरंगा झंडा फहराने भर से क्या हम गणतंत्र दिवस वाकई में मनाते हैं या इसका सिर्फ एक ढोंग करते हैं? क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है गण का तंत्र, लेकिन आज जो माहौल है पूरे देश भर में, क्या वहां पर इस देश के गण की आवाज सुनी जाती है? ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। क्या ये देश जाति जैसी भयावह बीमारी से मुक्त हो गया है? नहीं हुआ। तो फिर हम किस बात का गणतंत्र मनाते हैं? ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। आज की डेट में जब मैं अपने घर में बैठकर और आप अपने घर में बैठकर या अपने ऑफिस या जहां कहीं भी आप हैं वहां बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन उसी दौरान इस देश में करोड़ों लोग भूखे होंगे, करोड़ों लोग बिना खाना खाए सोएंगे, करोड़ों लोग सिर्फ आसमान की छत के नीचे सोएंगे, करोड़ों लोग बेघर रहेंगे, करोड़ों लोग 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत करेंगे। क्या वाकई में हम गणतंत्र हैं? क्या वाकई में हम आजाद हैं? क्या वाकई में संविधान की उद्देशिका में जो लिखा गया है वो धरातल पर उतारा भी गया है या नहीं? ये सवाल अपने आप से पूछने की हमें जरूरत है। इससे पहले कि आप हर चीज सरकार पर डालें, उससे पहले अपने अंदर झांक लीजिएगा। इससे पहले कि आप अपनी समस्याओं का पूरा ठीकरा उठाकर अपने क्षेत्र के पार्षद, सांसद, विधायक के सर पर फोड़ दें, अपने आप से पूछिएगा, क्या आप इस देश के संविधान के प्रति वाकई में ईमानदार हैं? क्या आपके घर में संविधान की एक प्रति है भी या नहीं? ये अपने आप से सवाल पूछिएगा। गणतंत्र दिवस के दिन हम लोगों ने एक संविधान को अंगीकृत किया। उस दिन से इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आईन, जिसे इस देश की संविधान सभा ने मिलकर बनाया, इस देश के लिए एक सपना संजोया कि ये देश धर्मनिरपेक्ष बनेगा। क्या हम धर्मनिरपेक्ष हैं? क्या हम धर्मनिरपेक्ष बन पाएंगे? नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री ही धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इस देश की कार्यपालिका धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इस देश की संसद धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो इस देश का आम जनमानस धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? इस देश में संविधान के लागू होते ही सभी तरह की छुआछूत और भेदभाव समाप्त कर दिए गए, पर क्या हकीकत में वो छुआछूत, वो भेदभाव समाप्त हो गए? ये सवाल अपने आप से पहले पूछिएगा। आप किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ें, उससे पहले अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि क्या हमने ये सारी काम किए हैं या सिर्फ हम संविधान से सिर्फ अधिकार मांगते हैं। संविधान के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, सिर्फ अधिकारों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है कि ये अधिकार हमें संविधान से मिला है, ये अधिकार हमें संविधान से मिला है, खुल के कुछ भी बोलने का अधिकार हमें संविधान से मिला है, कहीं भी बसने का अधिकार हमें संविधान से मिला है, किसी के साथ भी शादी करने का अधिकार हमें संविधान से मिला है, किसी भी धर्म में दीक्षित होने का अधिकार हमें संविधान से मिला है, किसी भी तरह के नौकरी में जाने का अधिकार हमें संविधान से मिला है। पर क्या हम वाकई में उस संविधान की कद्र करते हैं? क्या हम वाकई में उस संविधान को पढ़ते हैं? जवाब आपको आपके अंदर से मिल जाएगा। इस देश के 99% लोगों ने इस देश के संविधान के साथ हमेशा धोखा किया है। धोखा किया है जब उनकी लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती है तो उसकी ऑनर किलिंग करके,
उसके फंडामेंटल राइट का उसे जब एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाता, तब हम इस देश के संविधान के साथ धोखा करते हैं। जब सिर्फ एक व्यक्ति को जाति की वजह से मूछें रखने के लिए मार दिया जाता है, तब हम इस देश के संविधान के साथ गद्दारी करते हैं। जब इस देश के किसी व्यक्ति को सिर्फ उसका मजहब देखकर मार दिया जाता है, तब हम इस देश के संविधान के साथ गद्दारी करते हैं। जब हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और वहां घूस खिलाकर अपना काम कराते हैं, तब हम इस देश के संविधान के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। जब हम इस देश के चुनावों में प्रत्याशी को उसकी जात देखकर वोट देते हैं, उसका धर्म देखकर वोट देते हैं, तब हम इस देश के आईन के साथ, इस देश के संविधान के साथ गद्दारी करते हैं। जब हम इस देश में किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, तब हम इस देश के आईन के साथ, इस देश के संविधान के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। जब एक पति अपनी पत्नी को मार रहा होता है, तब हम इस देश के संविधान के साथ गद्दारी करते हैं। ये वही संविधान है जिसने हमें अधिकार दिए हैं और बार बार हम अपने अधिकारों को और अपने हकों को मांगते हैं, उन्हें सुरक्षित करने की कवायद करते हैं, पर इस संविधान के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनकी बात कभी नहीं करते। आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा, क्या वाकई में हम गणतंत्र को सेलिब्रेट करने के लायक हैं? क्या वाकई में इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने सीने पर, अपने दिल पर हाथ रखे ये कह सकता है कि जो वादे इस संविधान में किए गए हैं वो हमने पूरे किए हैं? क्या वो वादे जो इस देश की संविधान की प्रियम्बल उद्देशिका में किए गए हैं, क्या वो हमने पूरे किए हैं? आपको जवाब मिलेगा नहीं, दोनों ही बहुत ही बुरी तरह विफल रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है तो हमें इस देश की सरकार की तरफ मुख करने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमने ईमानदारी से इस देश के संविधान की कद्र की, उसको पढ़ा? नहीं पढ़ाना तो फिर किस बात का अधिकार और किस बात का गणतंत्र दिवस? एक बार सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। जब आप डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण को, उस ऐतिहासिक भाषण को, संविधान सभा में उनके आखिरी भाषण को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि उस दौर में, 1949 के दौर में, डॉक्टर अंबेडकर इन सारी समस्याओं के ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे। वो सोच रहे थे, समझ रहे थे, आकलन लगा रहे थे कि इस देश के लोकतंत्र का आखिर होगा क्या, और उन्होंने संविधान सभा के भाषण में इसका जिक्र भी किया। उस भाषण में तकरीबन 3 बार उन्होंने 26 जनवरी 1950 का जिक्र किया। इस भाषण को मैं पूरा पढ़ के बता चुका हूं आप लोगों को। उसका लिंक आपको या तो आई बटन पर मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाइएगा और सुनिएगा जरूर। यहां पर मैं केवल उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो मुद्दे उन्होंने उठाए उस भाषण में, उसका मैं जिक्र करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्र होगा, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था, भारत की स्वतंत्रता खत्म हुई थी। इसका मुझे दुख है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे, इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता हो रही है। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी आजादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो अपने सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ले जाएगा। क्या आज के समय का जो माहौल है उसे देखकर आपको नहीं लगता कि डॉक्टर अंबेडकर की ये चिंता उस समय जायज थी? क्या हमने अपने से छोटों को इस काबिल बनाया कि वो इस देश की आजादी की रक्षा कर पाए? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेहुदा बातें हैं। आज की डेट में आजादी की रक्षा किससे करनी है? आज की डेट में कोई किसी देश पर आक्रमण नहीं करता और ना ही उसे गुलाम बनाता है। मैं आपको फिर दोबारा याद दिलाऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं भारत की स्वतंत्रता खत्म हुई थी, इसका मुझे दुख है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे, इसका मुझे अधिक दुख है। ये खतरा पहले भी बाहर से नहीं आया था, आज भी बाहर से नहीं आएगा। इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने वाले, इस देश के ब्राह्मणवादी लोग इस देश को गुलाम बनाएंगे, और यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।
24 तक का जो प्लान उनके पास है वो किसी को नहीं पता, लेकिन जो है वो बहुत ही डरावना है। उसके बारे में सोचकर भी समझदार लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस देश की भावी पीढ़ी का क्या होगा? हम विरासत में उन्हें एक लोकतांत्रिक देश देकर जाएंगे या फिर एक धर्म के आधार पर बना हिंदू राष्ट्र? डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में दूसरी बार 26 जनवरी 1950 का जिक्र करते हैं और कहते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। इसका यह अर्थ है कि उस दिन से भारत में जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार होगी। पर क्या हकीकत में ऐसा है? क्या वाकई में सरकार जनता द्वारा चुनी जा रही है? इस पर संशय है और यही संशय पूरा खेल बिगाड़ देता है। संशय यह है कि वाकई में हम जो वोट डालते हैं वो वोट हमारे ही प्रत्याशी को जाता है। क्या इसका हल इस देश की सरकार ने किया? किसी बादशाह की तरह इस देश का प्रशासन, इस देश की संसद ये कह देती है कि नहीं सब ठीक है और बाकी लोगों को आंख बंद कर कर उस पर विश्वास करना होता है। कोई पारदर्शिता है? नहीं है। आप अपने आप से पूछिएगा, क्या वाकई में इस देश में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? नहीं, मेरी समझ में ऐसा नहीं है। इस देश में उद्योगपतियों द्वारा उद्योगपतियों के लिए और उद्योगपतियों की सरकार है। इस देश में ब्राह्मणवादियों द्वारा ब्राह्मणवादियों के लिए और ब्राह्मणवादियों की सरकार है। आखिरी पायदान पर खड़े एक सरकारी मुलाजिम तक को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उनकी प्रवृत्ति केवल दोहन करने की है, केवल शोषण करने की है। उनकी नजर में इस देश का जो ढांचा था, इस देश का जो समाजवादी ढांचा था, इस देश का वो ढांचा जिसमें जनता की पहले सुनी जाती थी, जनता के लिए प्लान किया जाता था, जनता के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, अब वो हट चुका है। अब दरअसल केवल कारोबारियों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, कारोबारियों के द्वारा ही बनाई जाती हैं। जरा देखिएगा कि इस देश में जो कोई भी कमेटी जब गठित होती है, सरकारी कमेटी, तो उसमें कितने उद्योगपति हिस्सेदार होते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब जो किंगफिशर का जो मालिक था, उसकी एयरलाइंस थी, उसका नाम मैं भूल गया हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उस समय एविएशन मिनिस्ट्री की कमेटी का हिस्सा था। आप समझ सकते हैं कि जिसका बिजनेस है वही संसद में बैठकर अगर कानून पारित करवाएगा तो कानून किसके हक में होंगे? इस चीज को समझने की जरूरत है। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर जो 3 बिल जो पारित किए गए, कैसे पारित हुए सभी को पता है, उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तो किन लोगों को उस कमेटी में जगह दी, ये देखने वाली बात है। और फिर सवाल पूछिएगा खुद से, क्या वाकई में इस देश में जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार है या उद्योगपतियों द्वारा उद्योगपतियों के लिए और उद्योगपतियों की सरकार है? तीसरी बार डॉक्टर अंबेडकर 26 जनवरी 1950 का जिक्र करते हैं और कहते हैं 26 जनवरी 1950 से हम विषमताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। विषमताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता का हक होगा, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमताएं यानी असमानताएं बनी रहेंगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारेंगे, क्योंकि इस देश का जो ढांचा है वो ब्राह्मणवादी ढांचा है। इसीलिए इस देश में 1 वोट 1 वैल्यू का सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि जिसके पास संपदा होती है, जिसके पास संसाधन होते हैं, वो वोट की वैल्यूज को कम कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारेंगे? सवाल पूछिएगा खुद से। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या वाकई में इस देश में हम सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समान है, समानता स्थापित हुई है? लॉकडाउन के अंदर जहां एक गरीब व्यक्ति मोहताज हो गया हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने के लिए, वो मोहताज हो गया भीख मांग कर खाने के लिए। आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हम हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे। हमें इन विषमताओं को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया
तो जो लोग भेदभाव और विषमताओं से बुरी तरह से शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस व्यवस्था को ही जलाकर राख कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। अपने आप से फिर पूछिएगा ये सवाल कि क्या वाकई में इस देश में सिस्टम फेल होता है? क्या वाकई में इस देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं वो खराब काम करती हैं या उनसे खराब काम करवाया जाता है जानबूझकर? क्या इस देश की जो कार्यपालिका है वो वाकई में बहुत खराब है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वही कार्यपालिका इस देश के वीवीआईपीओ के लिए बहुत बेहतर काम करती है, पर वही कार्यपालिका इस देश के गरीब तबके के लिए खराब काम करती है। इस देश की जो न्यायपालिका है, रईसों के लिए एक नोटिस पर या एक अर्जी पर उनकी सुनवाई हो जाती है, लेकिन इस देश का गरीब तबका सालों तक अपनी सुनवाई के लिए खड़ा रहता है, इंतजार करता है और कईयों तो मर भी जाते हैं। ये जानबूझकर पोर्ट्रेट किया जाता है, जानबूझकर आपके सामने एक चित्र रचा जाता है, एक महाकाव्य रचा जाता है कि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं खराब हो गई हैं, उनमें जंग लग गया है, ताकि आपका विश्वास इस देश के संविधान से हट जाए, ताकि आप खुद इस देश के संविधान को खत्म कर दें, ताकि आप खुद अपने हाथों से इस देश की संवैधानिक संस्थाओं की नींव हिला दें। ये सब जानबूझकर एक खास विचारधारा के लोगों द्वारा किया जाता है ताकि इस देश से लोकतंत्र को खत्म किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, जातियां हमारे सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि ये जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और घृणा पैदा करती है। हम एक राष्ट्र हैं, ऐसा मानना आत्मवासना है। हजारों जातियों में बंटे हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए यदि हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन बाधाओं पर विजय पाना होगा। क्या वाकई में जातियां राष्ट्र विरोधी हैं? क्या इस देश के 100% लोग जाति के अलावा कभी कुछ सोच पाते हैं? जाति को साइड में रखकर कभी कुछ सोच पाते हैं? नहीं ना। इसलिए मैंने कहा था कि इस देश के 99% 1% भी नहीं छोड़ना चाहिए, पर 1% की गुंजाइश छोड़ रहा हूं। शायद कुछ लोग हों जो जाति पर विश्वास नहीं करते, ये 1% से केवल उनके लिए छोड़ा है। बाकी के 99% लोग इस देश के संविधान के विरुद्ध हमेशा काम करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, क्या वाकई में हमें गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है? क्या वाकई में हमें गणतंत्र कहलाने का अधिकार है? फुर्सत निकालिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा, ना समझ में आए तो दोबारा सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या वाकई में हम गणतंत्र कहलाने के लायक हैं? गणतंत्र दिवस के दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं खुद संकुचित हूं, बधाई दूं या नहीं दूं, क्योंकि बतौर एक गणतंत्र के हम विफल ही हैं और ये विफलता सिर्फ मेरी या सिर्फ आपकी नहीं, इस देश के सभी नागरिकों की है। ये विफलता इस देश के हर संवैधानिक संस्था की है, क्योंकि इस देश को आजादी मिले लंबा समय हो गया है, पर हम गणतंत्र नहीं बन पाए, बस गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते आए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।